हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड समझाया था। आज इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड करेंगे। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, मैं आपको ये इजी शॉर्ट में अच्छे से करके दूंगा, जिसमें आपको आसानी से एग्ज़ाम में लिखने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हमारा टॉपिक है आज का एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। देखो स्टूडेंट्स, ये लॉ को अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये लॉ के अंदर अल्फ्रेड मार्शल ने प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताया है। देखो यहाँ पर आप शेड्यूल की तरफ देख सकते हो, नीचे पार्ट में अल्फ्रेड मार्शल ने प्राइस का और डिमांड का रिलेशंस यहाँ पर बताया है। ठीक है, कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब भी आप ये लॉ पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लॉ के अंदर प्राइस और डिमांड का रिलेशंस अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया है। जैसे आप देख सकते हो, प्राइस यहाँ पर 50 दिया है, तो डिमांड कितना है 1। जैसे ही प्राइस फॉल हो रहा है 40, डिमांड हो गया इंक्रीज 2 kg। प्राइस फॉल हुआ 30, डिमांड हो गया 3। 20 पे 4, 10 पे 5। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे प्राइस फॉल होते जा रहा है, डिमांड वैसा वैसा इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब नीचे से देखो आप लोग प्रॉपरली शेड्यूल को, जैसे डिमांड प्राइस 10 है तो डिमांड 5 है। ठीक है, 10 पे 5 है। फिर जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुआ 20, तो डिमांड फॉल हुआ 4। तो मतलब जैसा आप देखोगे कि इसमें ये समझ में आएगा कि प्राइस राइज होगा तो डिमांड फॉल होगा, और प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज होगा। सो हैव यू क्लियर दिस पार्ट शेड्यूल वाला। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ ये है कि अल्फ्रेड मार्शल की जो थियोरी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशन है, कोई दूसरा फैक्टर्स यहाँ पर नहीं है। आई रिपीट कि यहाँ पर कोई दूसरा फैक्टर्स नहीं लिया गया है। हालांकि डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इनकम अफेक्ट करता है, पॉपुलेशन अफेक्ट करता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट, हैबिट, फैशंस, ये सारे फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल की थियोरी है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस और डिमांड पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये लॉ को इंट्रोड्यूस किया अल्फ्रेड मार्शल ने। उनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। अब आते स्टेटमेंट की तरफ। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोल रहे हैं? उनका पहला स्टेटमेंट का वर्ड है अदर थिंग बीइंग इक्वल। अदर थिंग बीइंग इक्वल उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि उनका जो थियोरी है वो बेस्ड है प्राइस और डिमांड पे। ठीक है, क्योंकि जो क्रिटिक्स है, जो दूसरे इकोनॉमिस्ट है, अगर वो पॉइंट आउट करते हैं कि डिमांड जो है वो इनकम से भी तो अफेक्ट होता है, पॉपुलेशन से भी अफेक्ट होता है, टेस्ट, हैबिट, फैशन से भी अफेक्ट होता है, तो अल्फ्रेड मार्शल का स्टेटमेंट उनको जवाब देगा कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, मैंने दूसरे फैक्टर्स को यहाँ कंसीडर नहीं किया। मेरा सिर्फ और सिर्फ जो लॉ डिपेंड है वो प्राइस और डिमांड पे डिपेंड है। इसीलिए उन्होंने नीचे बताया हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर प्राइस हायर है कमोडिटी का तो स्मॉलर हो जाएगा क्वांटिटी डिमांड। हायर प्राइस है तो स्मॉलर हो जाएगा क्वांटिटी डिमांड। लोअर प्राइस है कमोडिटी का तो लार्जर हो जाएगा क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो स्टेटमेंट में आप ये इतना याद रखना स्टूडेंट्स कि जैसा अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है एज इट इज़ वैसे ही स्टेटमेंट होना चाहिए। हायर प्राइस है तो स्मॉलर हो जाएगा डिमांड, लोअर प्राइस है कमोडिटी का तो लार्जर हो जाएगा क्वांटिटी डिमांड। तो आई होप आपको स्टेटमेंट्स वगैरह सब समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अजम्पशंस की तरफ कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या अजम्पशंस समझाया है। ठीक है, उनकी सोच क्या थी ये लॉ बनाने के टाइम। तो उन्होंने इनकम फैक्टर को कंसीडर नहीं किया, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा दिस लॉ अज्यूम डैट इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये लॉ के अंदर इनकम नहीं आएगा। आपको दिख रहा है शेड्यूल में इनकम और डिमांड नहीं ना, तो इसीलिए उन्होंने बताया कि इनकम फैक्टर्स को यहाँ कंसीडर नहीं करना है, पॉपुलेशन को भी यहाँ कंसीडर नहीं करना है। द लॉ अज्यूम डैट साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, मतलब पॉपुलेशन से भी डिमांड अफेक्ट नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कॉम्पिटिटिव गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक का प्राइस होगा इंक्रीज डिक्रीज तो दूसरे का डिमांड अफेक्ट होगा, है ना।
जैसे टी, कॉफ़ी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। नाम अलग अलग होता है लेकिन प्रोडक्ट एक जैसा ही रहता है। तो दिस लॉ अज्यूम डैट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट, इसमें भी कोई बदलाव नहीं रहेगा, ये लॉ के अंदर इसको भी कंसीडर नहीं करना है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे जॉइंट गुड्स मैंने आपको बताया था, दोनों कंपनी अलग रहेगी लेकिन जॉइंटली डिमांड करेंगे, कार एंड पेट्रोल, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम लोग को कंसीडर नहीं करना है ये लॉ में। तो दिस लॉ अज्यूम दैट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज। टेस्ट, हैबिट, फैशन, ये फैक्टर भी डिमांड को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसको भी हम बताएंगे अनचेंज। तो अल्फ्रेड मार्शल का अजम्पशन ये था कि जितने भी फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करने वाले हैं उस फैक्टर को मैंने मेरी थियोरी में, मेरे लॉ में कंसीडर नहीं किया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये इजी अजम्पशंस आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पर आपको इसका मैं लिखने का तरीका बता दूँ कि सब में आपको लिखना है दिस लॉ अज्यूम डैट, दिस लॉ अज्यूम डैट, और आपको पॉइंट्स के नाम हाईलाइट करने हैं, ठीक है। अजम्पशंस है इसीलिए ये वर्ड्स अज्यूम से ही स्टार्ट होगा। अब आते हैं हम लोग शेड्यूल की तरफ। जैसे मैंने आपको शेड्यूल पार्ट बताया था, प्राइस जैसा जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर फॉल होगा, ठीक है, डिमांड इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और अपोजिट। तो इन द अबाउट टेबल आप देख सकते हो प्राइस 50 है तो क्वांटिटी डिमांड 1 kg है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है जब प्राइस फॉल हुआ 40 तो डिमांड 2 kg हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है टेबल, ये बता रहा है प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज होगा। इज़ इट क्लियर एवरीवन? तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट, स्टेटमेंट, अजम्पशंस, शेड्यूल समझ में आ गया होगा क्लियरली। और ये इजी नोट्स है जिसमें आप इजीली इसको लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग इसके डायग्राम पार्ट्स की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए यहाँ पे डायग्राम्स मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। वाई एक्सिस पे आपको प्राइस मेजर करना है, एक्स एक्सिस पे आपको डिमांड मेजर करना है, ठीक है। तो शेड्यूल के हिसाब से ही आप जाएंगे। 1 से लेके 5 आप क्वांटिटी डिमांड मेजर करोगे और 10 से लेके 50 आप मेजर करोगे प्राइस को, ठीक है। जैसा आप शेड्यूल देख सकते हो, शेड्यूल में क्या दिया था कि 1 का है 50, अगर 1 डिमांड है तो प्राइस उस पर 50 है, तो वहाँ पे 1 पे स्केल रख के आप यहाँ पर पॉइंट आउट करो, ठीक है। फिर 40 का रहेगा 2, 30 का रहेगा 3, 20 का रहेगा 4 और 10 का रहेगा 5। तो इस तरह से आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिल जाएगा, ठीक है। आपको स्केल प्रॉपरली रखना है, शेड्यूल के हिसाब से पॉइंट को आपको मेजर करना है। 1 पे 50, 2 पे रखो स्केल और 40 पे मेजर करो, 3 पे स्केल रखकर 30 पे, 4 पे स्केल रखकर 20 पे और 5 पर स्केल रखकर 10 पर। तो आपको एक डाउनवर्ड कर्व मिल जाएगा, ठीक है। तो डी अपना डाउनवर्ड कर्व रहेगा, जो स्लोप उसका डाउनवर्ड दिख रहा है आपको। तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड मेजर किया है, वाई एक्सिस पे प्राइस मेजर किया है। डी अपना डिमांड कर्व है जिसका स्लोप डाउनवर्ड है, लेफ़्ट टू राइट दिख रहा है आपको डायग्राम में। ये कौन सा रिलेशन शो कर रहा है बेटा? तो ये इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है किसका? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा और इजी वे में मैंने आपको ये लॉ कंप्लीट करके बता दिया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा एक्सेप्शन का होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वीडियोज़ में बना के बताऊँगा, ठीक है। तो हम लोग ने आज इस वीडियो में कवर किया इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, शेड्यूल एंड डायग्राम और उसका अजम्पशंस, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेप्शन पार्ट के साथ।